सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़िया। तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और एयर ब्लू के यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन से पाबंदी हटा ली है, जिसके बाद पाकिस्तान से अब परवाजें जल्द ही यूरोपीय आसमानों में भी परवाज कर सकेंगी। यूरोप और बरतानिया से मजमूई रेवेन्यू तकरीबन 70 अरब रुपए सालाना हो सकता है, लेकिन अभी बरतानिया में ऑडिट होना बाकी है और वो भी अगले चंद हफ्तों में उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएगा। पाबंदी लगने से PIA सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट की एयरलाइन बनकर रह गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सफरी पाबंदियों से कौमी एयरलाइन और एविएशन को मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 4.5 सालों में तकरीबन 450 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है, जिसमें PIA का नुकसान 220 अरब और सिविल एविएशन को होने वाला नुकसान 250 अरब से ज़ायद बनता है। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ खान ने 7 नवंबर को तकरीबन 1 महीने पहले हमारे प्रोग्राम में PIA पर आयद पाबंदी हटने से मुताल्लिक बता दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उम्मीद ये है कि अगले महीने, इस महीने के एंड तक या अगले महीने के शुरू तक जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, चूंकि वो सारी क्लोज कर दी हैं पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, और उनके जो ऑडिट्स थे ऑन साइट हो गए या ऑनलाइन हो गए, वो तमाम ऑडिट्स के ऊपर जितनी उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो क्लोज करवा ली गई। तो बहुत एक कभी उम्मीद है कि ये परमिशंस अगले महीने से आपको दस्तयाब हो जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि आप दिसंबर के एंड से मोस्ट प्रॉब्ली, इंशाल्लाह मैं इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपकी दिसंबर के एंड से यूरोप की पहले और फिर UK की फ़्लाइटें जो हैं वो आपकी स्टार्ट होना शुरू होंगी। अब चूँकि डॉलर भी वैल्यूज़ की जो है वो इंक्रीज कर गई है और आपका ओवरऑल जो है फेयर भी ऊपर गए हैं, तो अब वो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि 70 से 80 अरब रुपए सालाना का रेवेन्यू चंक है जो कि आपको यूरोप और UK से आएगा। तो ये वो पैसे हैं जो कि जैसे ही आपको होगा तो ये एडिशनल रेवेन्यू के तौर के ऊपर आपके पास आएगी। PIA से पाबंदी एक ऐसे वक्त में ख़त्म हुई है जब हुकूमत PIA को प्राइवेटाइज करने की कोशिशें कर रही है, निजकारी के लिए कोशा है, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक निजी कंपनी ने महज 10 अरब की बोली लगाई थी, जबकि पाकिस्तान के निजकारी कमीशन की जानिब से इसकी कम से कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए रखी गई थी। माशी माहिरीन के मुताबिक PIA पर यूरोप में पाबंदी हटने से न सिर्फ PIA की साख बहाल होगी बल्कि मुल्की एविएशन इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदा होगा। एविएशन इंडस्ट्री को इस वक्त दुनिया भर में बहुत अहमियत हासिल है। लोगों को जोड़ने में, मुल्की इकॉनमी को बूस्टअप और कारोबार में सहूलत से लेकर सयाहत से अरबों रुपए कमाने में एविएशन सेक्टर का बहुत ही अहम किरदार रहा है। एविएशन सेक्टर का मुल्की GDP में हिस्सा $2 बिलियन से ज़्यादा है। हवाई सफ़र के ज़रिए होने वाली सयाहत से मुल्की GDP में $1.3 बिलियन का इजाफा होता है। एविएशन सेक्टर तरक्की पजीर ममालिक की ग्रोथ में अहम रोल अदा कर रहा है। तकरीबन 2 बिलियन मुसाफिर सालाना एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करते हैं और 40% इलाकाई एक्सपोर्ट्स एयर कार्गो से होती हैं। तकरीबन 40% सयाह हवाई सफ़र करते हैं, जिसका तखमीना $2,960 बिलियन से ज़ायद है, जो आलमी GDP का 8% से ज़ायद बनता है। अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री मुनाफे के एतबार से इस वक्त $143 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ सर फहरिस्त है। चीन दूसरे नंबर पर मौजूद है, भारत का तीसरा नंबर है और बरतानिया चौथे नंबर के साथ इस लिस्ट में मौजूद है। अगर इसी तेज़ी से तरक्की करती एविएशन मार्केट्स की बात की जाए तो वियतनाम 7.8% ग्रोथ के साथ इस वक्त सर फहरिस्त है और जो भारत है उसमें ग्रोथ की जो इस वक्त परसेंटेज है वो 6.8% है और भारत का दूसरा नंबर है। 6.2% ग्रोथ के साथ सऊदी अरब तीसरे नंबर पर मौजूद है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एविएशन की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 20 सालों में पाकिस्तान की हवाई नकलो हमल में 184% इजाफा होगा, जिसके नतीजे में 2038 तक इजाफी 22.8 मिलियन फ़िज़ाई मुसाफिरों की आमदोरफ्त बढ़ेगी और GDP में तकरीबन $9.3 बिलियन का इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान की फ़्लाइट्स मार्केट को आने वाले सालों में आमदनी में नुमायां इजाफा कर सकती हैं, जो 2024 के आखिर तक $5.72 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की हालत इस वक्त ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर तेज़ी से एविएशन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है और मुल्की एयरलाइंस की तादाद बढ़ती जा रही है। कराची की ताजिर बरादरी ने नई एयरलाइन एयर कराची शुरू करने का ऐलान किया है, जो बहुत जल्द मुतारिफ करवाई जाएगी। एयरलाइन के लाइसेंस के लिए वफाकी हुकूमत को भी दरख्वास्त कर दी गई है। पहले मरहले में एयर कराची के लिए 3 तैयारे लीज पर हासिल किए जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में 4 निजी एयरलाइन जिसमें एयर ब्लू, सेरीन एयर, फ्लाई जिना और एयर सियाल पहले से ही मौजूद हैं और बड़ा कर रही हैं। बहुत ही प्रॉफिटेबल एयरलाइंस हैं और इन्हीं को देखते हुए कराची की ताजिर बरादरी ने ये बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और फिर PIA की प्राइवेटाइजेशन इससे किस हद तक मुतासिर हो सकती है, चूँकि ये नई एयरलाइन जो आ रही है इसकी जो कॉस्ट है, जो तखमीना है
वो बहुत कम है। तो कैसे ये सब मुमकिन हो सकेगा और कितना इसमें वक्त लगेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुल्क के मारूफ सनतकार हैं, तुफ़ैल ग्रुप के CEO हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हम एयर कराची से ही शुरू करते हैं। ये आइडिया जब PIA की प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई, क्या उस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के जहन में आया या पीछे इसके मकसद क्या है आप लोग का? पहले भी ये बात बिजनेसमैन की सोच में थी कि जिस तरह से एक एयर सियालकोट से चली बिजनेसमैन ने बनाई, इसी तरह से कराची के बिजनेसमैन भी ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम अपनी एयरलाइन तैयार करें। रहा मसला PIA का, देखें PIA के ऊपर इतने सारे कर्जे हैं कि उसको लेके चलाना तकरीबन नामुमकिन बात है। उसको कोई स्टेट अंडर अपना कोई बड़ी एयरलाइन दूसरे मुल्क की जो है, वो कतर एयर हो या इक्वेट ये एमिरेट्स हो, ये तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसमें इतने कर्जे हैं PIA के ऊपर जो साल से चले हुए थे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो उसको सब्सिडाइज़ कर रही थी। जब अगर कोई प्राइवेट सेक्टर हम लेंगे तो हमें कोई सब्सिडाइज़ नहीं करेगा। लिहाजा ये बिजनेसमैन ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी एयरलाइन कायम करें और उसके ऊपर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़े दिन तक इसकी सूरत हाल वाज़ेह होगी। फिर दूसरी बात ये है कि क्यों एयरलाइन कायम की जाए। इस वक्त आप देखते हैं कराची से एक दिन लाहौर जाने के लिए किसी दिन टिकट 50,000 का होता है, किसी दिन 25,000 का होता है। जिस दिन रश होता है तो ये तमाम एयरलाइनें मिल के और आपस में कार्टेल करके एकदम से किराए बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कि पैसेंजर है उनको तकलीफ़ होती है कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि 50,000 रुपये की टिकट लेके लाहौर जाए। तो इसलिए कराची में बिजनेसमैन ने सोचा क्यों ना हम अपनी एक एयरलाइन जो कि एक फेयर वैल्यू के ऊपर किराए रखे और चलाए। तो इसके ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद माह के अंदर इसकी सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अभी तो इसकी जो कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाएंगी, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाएगा। सर, पे कार्टलाइजेशन वाली जो आपने ये बात की, अभी एयर सियाल भी इसी मकसद के तहत बनाई गई और आई थी, लेकिन उसके आने के बाद भी हमने इसमें कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं देखा। वो जिस तरह भी आपने 50,000 रुपये के टिकट की मिसाल दी, सिचुएशन तो वैसे ही। अब अगर एक और एयर कराची भी इसमें ऐड हो जाएगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है? देखिए, जब आपके पास एक दिन के अंदर एक और एक्स्ट्रा एयरलाइन आ जाती है तो पैसेंजर के पास चॉइस होती है कि वो देख ले कि कहाँ से किस एयरलाइन में जा सकता है। तो उसको इतनी क्या कहना चाहिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि जी इसी एयरलाइन से जाए। और बाज़ दिन ऐसा होता है कि सब एयरलाइन उनको आपस में, जो मेरी सोच मुझे बताती है, ये आपस में पीछे से ना कांटेक्ट रखते हैं कि तुम्हारा कितने % पैसेंजर कवर हो गए। उन्होंने कहा ये 80% हो गए, दूसरे ने भी कहा 70 हो गए, 80 हो गए, पता अच्छा चलो सब मिल के इसको 50,000 कर दो। तो पहले 30 से शुरू होते हैं और आहिस्ता 50,000 पे ले जाते हैं। तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि यहाँ पे कोई मज़ीद 1-2 एयरलाइंस आएँ और उसके आने से ही जो है कंपटीशन की वजह से जो किराए कम होंगे। अब लेकिन इसमें अब इशू ये है कि जो अभी आप सारे अपनी जो लीगल तकाज़े हैं इसके वो पूरे कर रहे हैं, अभी इसमें टोटल वक्त कितना लगेगा? और SECP से तो आपने रजिस्टर करा लिया है इसको, चंद महीनों में हम इस एयरलाइन को ऑन ग्राउंड देखेंगे या इसमें अभी कोई साल 1.5 साल का अर्सा लग सकता है? ये अगले साल सेकेंड हाफ नेक्स्ट ईयर में जो है ना ये एयरलाइन आ सकती है। अच्छा। देखिए, इसमें जहाज़ का तो मसला है नहीं, जहाज़ आपने लीज़ करना है और लीज़ पे जहाज़ तमाम दुनिया में अवेलेबल है। हम उसको लीज़ करने जाएंगे तो हमें जहाज़ फ़ौरन मिल सकते हैं। तो एक जो रफली हम, अच्छा दूसरा हम ये एक्सपर्ट्स के ज़रिए चलाएंगे, ये बिज़नेसमैन नहीं चलाएगा। बिज़नेसमैन सिर्फ इसके और एयरलाइन जो है वो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो उसको चलाएँगे और उनको भी हमने आहिस्ता जो है देखना शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर जो है हम इसके COO CEO जो है इनको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आगे चलना शुरू। और अभी जितने भी आपके शेयर होल्डर इसमें जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट नाम हैं, उसमें जो कराची के ख़ास तौर पर बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें से किसी का भी शायद एयरलाइन का कोई ऐसा ख़ास एक्सपीरियंस है नहीं, तो बग़ैर तजुर्बे के कोई नया काम शुरू करना और फिर कामयाबी के साथ आगे बढ़ाना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आपकी कम्युनिटी के लिए? ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा, इसलिए कि आपके सामने एयर सियाल भी बनी थी ना, तो सारे एक्सपोर्टर्स थे, एक्सपोर्टर्स ने मिल के पैसे पूल किए। उन्होंने एक शेयर जो रखा था वो तकरीबन 50 लाख रुपए का रखा था और हम जो ये कंपनी को जिस पे वर्कआउट कर रहे हैं उसमें कम से कम एक शेयर की वैल्यू 5 करोड़ रुपए होगी। अच्छा। हाँ, और फिर हमने इसको 5 अरब रुपए कैश रेज कर रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसी मुश्किल नज़र नहीं आती
और पर जो बिजनेसमैन है उसको एज अ ट्रैवलर भी तो सारी उम्र सफ़र करता रहा है ना, उसको चीज़ों का पता होता है। और बाकी रहा कि मैनेजमेंट कैसी होगी, मैनेजमेंट टोटली प्रोफेशनल होगी, उसमें हमारा इन्वेस्टर्स का कोई रोल नहीं होगा। अच्छा। हम लोग इसमें बिल्कुल कोई रोल नहीं, ये इसमें प्रोफेशनल लोग आएंगे जो एयरलाइन इंडस्ट्री से ही जो रिटायर हुए लोग हैं उनको लेंगे, उनको लेके इसको आगे चलाएंगे। और ज़ुबैर साहब, इस वक्त चूँकि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का मामला चल रहा था, वहाँ पर एक बिड लगी एक ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से 10 अरब की। अब यहाँ आप लोग 5 अरब में एक नई एयरलाइन खड़ी करने जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग की इस अनाउंसमेंट की वजह से पीआईए की प्राइवेटाइजेशन बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है? चूँकि वहाँ तो वो डिमांड कर रहे थे 85 से 90 अरब की, और यहाँ पर 5 अरब में बड़े बड़े बिजनेसमैन एक एयरलाइन को पैरेलल खड़ा करने जा रहे हैं, तो वो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस इससे बड़ा डैमेज हो सकता है। देखिए, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और प्राइवेटाइजेशन जो है ये एक ओपन प्रोसीजर होता है, और वहाँ पे जो भी आएगा ना, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने 85 अरब रुपए उसकी मिनिमम वैल्यू रखी थी, लेकिन जो उनको बिड वसूल हुई वो 10 बिलियन की हुई। उसकी कुछ वजूहात हैं, उसकी बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, उसके ऊपर 10, 20, 50 अरब नहीं, पता नहीं 200, 300, 400 अरब रुपए का कर्जा है। 200 का तो वो जो कि खरीदने वाले के हिस्से में आएगा, और 600 हुकूमत अपने ओन पे ले चुकी है, 825 अरब का वहाँ पर तो ये सारे इतने बड़े बड़े फिगर हैं कि मैं नहीं समझता कि प्राइवेट बिजनेसमैन कोई भी चाहेगा कि ऐसे बिजनेस में जाए जहाँ पर पहले ही इतने अरब का कर्जा हो और उसको लेके चले। उससे अच्छा आसान है कि आप नई एयरलाइन कायम करें। अभी हम जहाज़ खरीदने तो नहीं जा रहे, ना हमारे पास इतना सरमाया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी एयरलाइन चल रही हैं सब ने जहाज़ लीज किए हुए हैं, जितनी भी मतलब यहाँ पे फ्लाई जिना है, एयर सियाल है, सरीन एयर है, जो एयर ब्लू है, सब ने ये जहाज़ लीज़ किए हुए, और लीज़ करके हम भी प्राइवेट एयरलाइन जो लीज़ करके फ़ौरन एयरलाइन को स्टार्ट कर सकती है। इसमें जो मेन चीज़ होगी वो ये होगी कि आप फॉर्मेलिटीज़ जो गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेस हैं वो कितने दिन में पूरा करते हैं, वो चंद महीने लगेंगे। और उसके बाद अगर वो फर्स्ट हाफ 2025 में वो पूरी कर लेते हैं तो सेकेंड हाफ किसी टाइम पे ये एयरलाइन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो सर, पीआईए एक स्टेट ओन एंटरप्राइज के तौर पर मौजूद है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ये 825 अरब रुपए का खसारा, कोई इस वक्त उसको उस दाम में ख़रीदने को तैयार नहीं जिस पर हुकूमत बेचना चाहती है। और दूसरी तरफ ये 3-4 टॉप की प्राइवेट एयरलाइन इस वक्त काम कर रही हैं, और ज़ाहिर प्रॉफिटेबल हैं तभी वो काम कर रही हैं। ये एक फ़र्क क्यों में नज़र आ रहा है कि जो काम गवर्नमेंट कर रही है उसमें हम अरबों रुपये का लॉस देख रहे हैं, और जो काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वहाँ पर हम ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं कि आप सब भी उस फील्ड में एंटर होना चाह रहे हैं। बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर में हम जो है 10 आदमी भी फालतू नहीं रखेंगे। अच्छा। जहाँ ज़रूरत होगी वो आदमी रखेंगे, वो जहाँ ज़रूरत नहीं होगी नहीं रखेंगे। पीआईए की हिस्ट्री क्या है, पीआईए क्यों डूबी है कि जो गवर्नमेंट आती है वो गवर्नमेंट आके कहती है अच्छा 1000 हमारे रखो, 1000 दूसरे के रखो, 3000, तो ये हज़ारों आदमी भर देते थे। 7000 से ज़्यादा अभी वहाँ लोग जिनकी ज़रूरत नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर ऐसा कोई काम करता ही नहीं है, वो कहते हैं जी जो चीज़ की जिसकी ज़रूरत है वो आप रखें, नहीं है तो छोड़ दें इसको। तो यही एक मेन वजह होगी कि प्राइवेट सेक्टर क्यों कामयाब होता है, इसी वजह से होता है। तो इस एयरलाइन का अभी होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? कोई खाका इस वक्त तैयार है कि कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी होगी, तो जहाज़ जो लीज़ पर लेने हैं उससे हट के कितना खर्चा होगा? इनिशियली 3 जहाज़ों के साथ आप लोग जा रहे हैं, तो तीन काफ़ी होंगे, लेकिन हाँ डोमेस्टिक में चलाने के लिए 3 काफ़ी होते हैं। उसके बाद जो प्रीवियस दूसरी एयरलाइंस हैं उन्होंने ये किया कि उसके 1 साल के अंदर जब इंटरनेशनल में गए तो 6 पे चले गए, 5 या 6 जहाज़ों पे। तो वही प्रोसेस और वही तरीक़ाकार हमारा भी होगा कि हम 3 एयरलाइन से शुरू करेंगे और डोमेस्टिक उसमें जाएंगे मार्केट में। जब वो स्टेबल होके चलेगी फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने मिडल ईस्ट में जाना है, कहाँ जाना है, तो उसको आगे लेके चलेंगे। और जो दूसरी एयरलाइंस इस वक्त काम कर रही हैं जो कि अब इस्टेब्लिश भी हो चुकी हैं, अब उनसे किस तरह से मुख्तलिफ होगी एयर ब्लू? क्या मुख्तलिफ ऑफ़र करेगी अपने क्लाइंट्स या कस्टमर को, या मार्केट में क्या ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ लेकर आएगी कि लोग ज़रा इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और इसको ज़्यादा पहले पिक करें? मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो बिल्कुल हम इब्तदाई दिनों में हैं। ये चंद महीनों में ना प्लानिंग होगी हमारे पास, इसकी हम टीम हायर कर रहे हैं जो लोग सारा प्लान बनाएंगे कि जी पहले 3 महीने में क्या करना है, दूसरे 6 महीने में क्या करना है, और इस तरह करके ना तो उस तरह से प्लान करके आगे चला जाएगा ग्रेजुअली। और बाकी ये है कि देखिए बिज़नेस हासिल करना होता है तो आपको मे बी हमारी एयरलाइन जो मुतवक्का है वो किसी कार्टेलाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेगी।
कि मिसाल अभी बिल्कुल साफ नज़र आता, देखिए मैं एज अ पैसेंजर ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने लाहौर जाना है, एक एयरलाइन से चेक किया किराया कितना है, वो कहते हैं 45,000 रुपये, दूसरे से किया वो 43,000 रुपये। सबको पता है कि सारों की सीट्स जो है बुक हो चुकी हुई हैं, जगह बहुत कम है, तो सब मिल के एकदम इतना किराया कर दो, सब मिल के करते हैं। 5 मिनट बाद जब आप जाके चेक करेंगे तो उसमें 1,000-1,500 और ऐड हो चुका है, ऐड हो जाएगा। तो ये सारे ये पैसेंजर्स के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो ठीक है, अब अगर कोई दूसरी एयरलाइन ऐसा कर रही हैं, हम उससे बाहर रह के चलेंगे और एक ओपन फेयर प्राइस होगी जो कोई भी नेट से बुक कर सकता है। इसमें आप रेगुलेटर के रोल की थोड़ी सी कमी देख रहे हैं, थोड़ी इनकॉम्पिटेंस के ये खुली छूट दी हुई है इन तमाम एयरलाइंस को? मेरा ख्याल है रेगुलेटर जो है इसको सही तरह से देख नहीं रहे। अगर देख रहे होते तो कभी इनको अलाउ नहीं करते कि यार ये क्या बात है कि फलाने टाइम के ऊपर जो एयरलाइन जा रही हैं सब ने एक ही जैसा किराया मुकर्रर कर दिया। वजह ये, वो कहते हैं 75% तो सीटें बुक हो चुकी हैं, अब 25% है, इसको आहिस्ता 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 इंक्रीज़ करते करते 90% तक ले आओ। तो ये वजह और कोई भी नहीं है। रेगुलेटर अगर सख्त होता तो शायद ये चीज़ ना होती। और इसमें जो ट्रैवल एजेंट्स या ट्रैवल एजेंसीज बड़ी बड़ी जो इस बिज़नेस में हैं, ज़ाहिर है उनकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, ये राह उन्होंने शायद एयरलाइंस को दिखाई है, या एयरलाइंस खुद भी फिर ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इस तरह के काम करती है? मेरा ख्याल एयरलाइन खुद भी करती है। ये सारा जो है ना, ये आईटी की वजह से वो उन्होंने देखा, सोचा कि यार इसको सिस्टम को ये सिमुलेट करते हैं कि अगर इतने पैसेंजर आए एक के पास दूसरे के पास, इसको किस तरह से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, तो वो उस तरह से कर रहे हैं। हाँ, ट्रैवल एजेंट, मेरा ख्याल है ट्रैवल एजेंट इतना ज़्यादा उसमें रोल नहीं है। एयरलाइन का अपना रोल है, और रोल में भी क्या है कि उन्हें सब पता चलता है कंप्यूटर से कि यार किस टाइम पे कितने पैसेंजर्स आ रहे हैं, क्या है, तो वो आपस में एक ब्रॉड बेस कोऑपरेशन करते हैं। यार देखो आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा, इसको ऊपर करते हैं। और अभी हम इस मार्केट में पाकिस्तान की इकोनॉमी में मज़ीद गुंजाइश एयरलाइंस की है, चूँकि ये भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इजाफा है। जब एयर सियाल की भी अनाउंसमेंट हुई थी, लोगों में एक बड़ी खुशगवार हैरत हुई थी, और उसके बाद लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी कोई और एयरलाइन या ख़ासतौर पर कराची की एयरलाइन मार्केट में आएगी या उसका ऐलान होगा। तो अभी भी स्पेस स्कोप मौजूद है इस इंडस्ट्री में। आप एक कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 2 एयरलाइंस भी आएंगी, वो भी चलेंगी। 2 एयरलाइंस भी आएंगी, वो भी चलेंगी। अभी कई स्टेशंस हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो एयरलाइन नहीं जाती, मिसाल पर ग्वादर है, ग्वादर पे आप देखें तो वहाँ PIA की जो फोकर जहाज़ है वो जाता है कोई हफ्ते में 2-3 दफ़ा। अगर कोई दूसरी एयरलाइन आए, पहले एक शिकायत ये होती थी कि जी ग्वादर में एयरपोर्ट छोटा है, अब तो ग्वादर का इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है कि जिसपे 747 का A380 जहाज़ भी उतर सकता है, तो वो भी तैयार है। अब अगर कोई नई एयरलाइन आएगी, वो ग्वादर के पुराने एयरपोर्ट पे नहीं जाएगी, वो यकीनन नए एयरपोर्ट पे जाएगी, तो उससे सहूलत होगी। वहाँ के लोग भी जो हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात रहती हैं, और फिर वो बाई रोड आते हैं, रोड से आते हैं तो तकरीबन 7 घंटे लगते हैं, और साथ साथ थोड़े बहुत मुश्किलात हैं। लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन है कि जो लोग बेचारे बाई रोड जाते हैं वो कभी ना कभी किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। एक तो हादसा होता है कि ट्रैफिक का हादसा, दूसरा हादसा है टेररिज्म का। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो इनको देखते हुए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो है बिल्कुल गुंजाइश है कि 2 और एयरलाइन आ सकती है। तो ज़ुबैर तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इतनी एयरलाइन से मुतालिक उन्होंने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी को जो मुश्किलात दरपेश हैं, अब उनके हल क्या हैं, और फिर SIFC की जो तश्कील हुई है उसके बाद से बिज़नेस कम्युनिटी को कितनी फैसिलिटेशन मिल रही है, एक ब्रेक के बाद इस पर तफसील से बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। बिज़नेस कम्युनिटी से ज़ुबैर तुफैल साहब FECCI के साबिक सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें अब जो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का इस वक्त हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ एक बड़ा मसला चला आ रहा है, और उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। ज़ाहिर हमारी इकॉनमी एक बड़ा क्रंच टाइम उसने देखा है, एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, फिर हम उससे निकले, अब एक बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। लेकिन ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो मुस्तकिल बढ़ रहा है, तो जो पुराने बिज़नेसेस हैं सब बिज़नेस कम्युनिटी के, वही मुश्किल में थे। नए बिज़नेस को कैसे आसानी के साथ लेकर चल सकेंगे? वो जो मुश्किलात पिछले बिज़नेसेस को दरपेश हैं, वही वाली मुश्किलात तो नहीं रिपीट होने? देखिए, हमारे मुल्क में जो बिज़नेसेस को या इंडस्ट्रीज़ को जो भी मुश्किलात हैं, उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह है महंगी कीमत बिजली की,
और नंबर 2 है बैंक इंटरेस्ट रेट। बैंक इंटरेस्ट रेट जो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, वो 22 से आके 15 पे आ गया है, और मैं तवक्को करता हूँ कि अगले 2 महीने में मज़ीद 2-3% कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट की हद तक तो मामला कंट्रोल में आ गए। अब रह गया मसला बिजली का। बिजली का जो मसला है, इसी की वजह से सारी सनतें मुश्किलात का शिकार हैं। आप 60 रुपए का यूनिट देते हैं बिजली का कराची में सनत को, सऊदी अरब में ये 13 रुपए का है। 13 रुपए का है, और ये नहीं कि किसी ख़ास के लिए आप चले जाएं कि जी मैंने ये काम शुरू करना है। 13 रुपए का यूनिट है बिजली का, और कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल इंडस्ट्रियल कोई भी यूज़ है वो 13 रुपए का है। तो पाकिस्तान में जो है बिजली का 60 रुपए यूनिट जो है बहुत ज़्यादा है। इसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा ना सनत तरक्की करेगी। आज भी सनतें कराची की बहुत बंद हो रही हैं, फिर उसके बाद जॉबलेसनेस है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है। तो तमाम चीज़ें जो है ना, ये सब बिजली के गिर्द घूमती हैं। अगर आप बिजली की कीमत को किसी हद तक थोड़ा भी कम करेंगे तो उससे बेहतरी आएगी। और दूसरा, अब ये सोलर का आ रहा है। सोलर की बिजली जो है वो के इलेक्ट्रिक से बहुत सस्ती पड़ती है, काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो अब अगर यहाँ पे ये मुश्किलात आएंगी तो लोग सोलर पे चले जाएंगे, बल्कि ऑलरेडी कराची में बहुत सारी सनतें सोलर पे जा चुकी हैं। सही। अब ये सस्ती बिजली की जो इस वक्त अहमियत है बिज़नेस के लिए, ज़रा मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन जो बैंक के आपने इंटरेस्ट रेट का भी जिक्र किया, हर बैंक पर ये लागू होता है कि वो अपने डिपॉजिट्स का 50% से ज़ायद प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग की सूरत में दे। लेकिन हमने देखा कि बैंक्स उसमें नाकाम हो रहे थे और शायद इंटेंशनली देना भी नहीं चाहते थे प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग। और फिर इजाफी टैक्स से बचने के लिए वो जो ADR टैक्स था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उन्होंने रुख किया, वहाँ पर एक स्टे मौजूद है। अब वो गवर्नमेंट उसको कब चैलेंज करती है देखना होगा। तो ये बैंक्स का ये रवैया प्राइवेट सेक्टर के लिए कितना हौसला शिकन है कि आप लोग अब लैंडिंग के लिए बैंक जाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं और बैंक्स आपको लैंड नहीं करना चाह रहे? देखें, बैंक तो अब लैंड करेगा, क्योंकि जो मेन बोरोअर था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी। गवर्नमेंट ने अब उनसे पैसे लेना बंद कर दिए। वो जो भी टी बिल आता है तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे बहुत ज़्यादा ऑफ़र होती है, और वो बैंक्स जो हैं वो उसको देते नहीं हैं। लिहाजा ये जो भी सिस्टम है, रवैया है, आज भी आप देखेंगे ना तो मेरा ख्याल है कोई कानून में रद्दोबदल आई है, जिसकी वजह से सडनली जो है बैंक्स प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं कि आप हमसे लोन लें। और लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले अभी भी लोन नहीं ले रहे हैं। वो कहते हैं ये 15% भी ज़्यादा है। वो तो एक बात करते हैं सिंगल डिजिट में कर दें कि 9% होनी चाहिए। अब चलिए 9 तो नहीं होगा, लेकिन मेरी एक तवक्को है कि आइंदा 2 से 3 महीने में ये तकरीबन 11% के करीब आ गया। लेकिन ज़ुबैर साहब, जो इन्फ्लेशन रेट हमारा इस वक्त है वो कोई 6-7 के दरमियान जब आ गया, तो उस प्रोपोर्शन से तो वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए। अगर हम इंडिया या बांग्लादेश या और अपने रीजन के कंट्रीज़ को देखते हैं तो वहाँ 2.5 से 3% का फ़र्क होता है इन्फ्लेशन रेट में और इंटरेस्ट रेट में। तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा फ़र्क अभी भी इस वक्त मौजूद है। आप सही कह रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 7% आ गई है, और ये जो आपकी बैंक इंटरेस्ट है ये 15% है। तो इसने हर हाल कम होना ही होना है। आगे दिसंबर के महीने में फिर एक दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, हम तवक्को करते हैं उसमें 2 से 3% कमी होगी। अगर 3 ना सही 2 ज़रूर होगी तो 13 पे आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉलिसी आएगी वो फरवरी में आएगी, उसमें भी तकरीबन 2-3% कम होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते 10% के करीब आ जाएंगे। सही। अच्छा, हुकूमत ज़ाहिर है जब कोई गलत कदम उठाती है तो हम उस पर तनकीद भी करते हैं, आपकी कम्युनिटी भी, हम भी यहाँ पर बैठकर कोशिश करते हैं कि वो आवाज़ उन तक पहुँचे। ADR पॉलिसी जो ये लेकर आए थे तो प्राइवेट सेक्टर के बड़े हक़ में थी कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा उनको लैंड करें, लेकिन उस पर जब बैंक्स उस क्राइटेरिया पर नहीं पूरा उतरे, अब वो उस 15% के टैक्स से ही बचना चाहते हैं, उससे टैक्स रेवेन्यू भी हमारे फिर वो कलेक्ट नहीं हो सकेंगे। तो ये इस पर जो एक बैंक्स का ओवरऑल रवैया है, वो उस रवैये पर बिजनेस कम्युनिटी की इस वक्त क्या सोच है? देखिए, इस वक्त तो बैंक कह रहे हैं आप ले लें जितने पैसे चाहिए। अच्छा। बल्कि मैं आपको, जब साल का एंड हो रहा है ना, वो ADR पूरा करना है। हैरानगी होगी कि बाज़ बैंक जो है ना वो काइबोर रेट से कम पे भी देने को तैयार है। अच्छा। हाँ, जो काइबोर का रेट 15% है ना, उससे कम रेट पे मिल जाता है आज की सूरत हाल में। अच्छा, तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर इस वक्त उस तरीके से नहीं लैंड करना चाह रहा, वो यानी अट्रैक्शन थोड़ी कम हो गई। प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि वो लैंड करे, लेकिन वो चाहता है कम से कम 10 से 11% के करीब आए तो फिर वो लैंडिंग करेंगे। अभी कोई इंडस्ट्री नया बड़ा लोन नहीं ले रही। वो कहती है नहीं 2 महीने इंतज़ार करें, दिसंबर में रेट कम होगा, फिर फरवरी में कम होगा। तो फरवरी में जाके ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी वाज़े हो जाएंगी बाय एंड ऑफ दिसंबर कि इन्होंने कितना रेट कम किया। अगर तो 3% करते हैं तो फिर तो बिजनेसमैन बहुत खुश होगा, लेकिन अगर 150 बेसिस पॉइंट किया
तो वो खुश नहीं होंगे, फिर वो कहेंगे अच्छा इंतज़ार करें, जहाँ दिसंबर देखा है फरवरी को देखेंगे। अच्छा, अब हम माजी में देखते थे कि जो वजारत ख़जाना है, वज़ीर ख़जाना कोई रिवायती सियासतदान होते थे और बिज़नेस कम्युनिटी और हुकूमत का यही एक तजाद रहता था, एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि भाई आप सियासतदान को क्यों ये इतना बड़ा ओहदा और इतना मेन ओहदा देते हैं इकॉनमी चलाने के लिए। अब यहाँ तो औरंगज़ेब साहब एक टेक्नोक्रेट हैं, एक प्योर बैंकर थे। बिज़नेस कम्युनिटीज़ के जो रिजर्वेशंस थे इस दौर में वो मसाइल हल होते या आसानियाँ पैदा होती, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस आपको माजी के निस्बत ज़्यादा नज़र आ रहा है? यानी औरंगज़ेब साहब के आने से कोई फ़र्क पड़ा या फिर वही पुरानी वाली सूरत हाल है? देखिए, बुनियादी तौर पे औरंगज़ेब साहब जो हैं वो एक बैंकर है और उनकी जो भी सोच रवैया होता है वो बैंक के बारे में, मैं ऐसा महसूस करता हूँ वो बैंकों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, हाँ, इकॉनमी के लिए इतना नहीं सोचते। चाहते हैं कि इकॉनमी भी चले, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि बैंक को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो और वो एक बड़े बैंक के सदर रहे, हबीब बैंक के सदर रहे बहुत अरसे तक, लेकिन वो इकॉनमी की तमाम चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, अगर हल करना चाहेंगे तो सब कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो उनकी मर्जी। अच्छा, लेकिन अब ये जो ADR वाली पॉलिसी वो लेकर आए थे 15% का टैक्स, ये तो बैंक्स के खिलाफ ये चीज़ आ रही थी, जब भी तो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो वो ये यहाँ तो कोई फेवर औरंगज़ेब साहब ने नहीं दिया बैंक, लेकिन और जगह पे देखें ना, अब आप देखें कि बैंक ऐसे हो गए हैं पाकिस्तान में कि एक एक बैंक जो है 200 अरब रुपए नफ़ा कमा रहा है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान में कुछ बैंक ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 3-4 बैंक हैं जो करीब 200 अरब के पहुँच गए। अच्छा, इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं। और वजह क्या थी कि उसमें ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में की हुई इन्होंने, जो एकदम स्टॉक मार्केट का हमने बूम देखा, बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, बैंकिंग इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ना, बैंक के जो बैंक 150-200 रुपये नफ़ा कमा रहा होगा तो लाजमी है कि वो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, उनके शेयर्स ऊपर जाएंगे और मुसलसल ये रुझान है। आप देखिए कि कितने अरसे में 50 या 60 हज़ार जो पॉइंट्स पे थी, वहाँ से 1 लाख जाने में कितना टाइम लगा? बहुत चंद महीने लगे हैं। चंद महीनों में स्टॉक मार्केट जो है 60,000 से 1 लाख पर आ गई है। ये तो 1 लाख पे आ जाइए, इससे पहले भी आ सकती थी अगर पिछले 15 दिन में हंगामे ना होते तो यही 1 लाख पॉइंट आज से 2 हफ्ते पहले हो जाता। अच्छा, तो ये जो एक इतना बड़ा हमने इसमें बूम देखा और ऊपर जाती देखी ग्रोथ, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ इस वक्त ये है, ये लंबे अरसे तक रहेगी या फिर ये कोई एक शॉर्ट टर्म कोई बलून टाइप का इस वक्त मौजूद है जो अचानक, क्योंकि हमने 2 रोज़ पहले भी 3 रोज़ पहले 3,500 पॉइंट्स का उसमें एक डाउनफॉल देखा था। उसकी एक वजह थी। वजह ये थी कि इस्लामाबाद में हालात अच्छे नहीं थे, उन्होंने कहा पता नहीं अमन होगा कायम नहीं होगा, लेकिन वो फिर सब ने देखा कि 2 दिन के अंदर जो है इस्लामाबाद में हालात जो है मामूल के मुताबिक आ गए। तो वो जो 3500 पॉइंट कम हुआ था वो 4500 पॉइंट बढ़ के 1 लाख पॉइंट से ऊपर चला गया। और मैं नहीं समझता हूँ कि बबल की तरह होगा, बबल की बात नहीं है, सनतें चल रही हैं। ये लास्ट दिसंबर में कोई 61-62 हज़ार के करीब इंडेक्स मौजूद था, आज ये लाख क्रॉस कर चुका है। तो ये 37,000 का जो इंडेक्स बढ़ा है, कोई 55% का फर्क बनता है। 55% मार्केट का वॉल्यूम भी बढ़ा है, नहीं इन्वेस्टमेंट भी आई है, नया इन्वेस्टर इसमें आया या बस पुराने इन्वेस्टर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं और उन्हीं का वॉल्यूम डबल हो रहा है? नहीं, मोस्टली जो है डोमेस्टिक भी हैं लेकिन फॉरेनर्स भी हैं। अच्छा, इसमें फॉरेनर्स ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। वो इसको चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट जितने भी मतलब जहाँ जिस कंपनी का शेयर्स वो समझते हैं कि अच्छे हैं तो ख़रीदते हैं, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बढ़ती जा रही है। सही। अच्छा, अब ये जिस तरह ये मार्केट बढ़ रही है उसी तनासुब से कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वो जो अभी बिजली महंगी होने की आप बात कर रहे थे, अभी वो तो नहीं अभी सस्ती मिल रही, लेकिन हम $60 अरब एक्सपोर्ट्स के ख्वाब देख रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी कह रही है हम $100 अरब भी वहाँ तक भी जा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, जबकि अभी तो हम ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि 31-32 के अराउंड ही खड़े हैं। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूँ। लोग बाज़ बिजनेसमैन जो होते हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी बुनियादी चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये नहीं नज़र आ रहा कि जनाब आपकी कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो 6 मिलियन बेल से बढ़ के 10 मिलियन बेल, अगर तो वो 10-12 मिलियन बेल हो जाती है फिर तो चले, आप कहते हैं कि कोई वजह है, लेकिन वो भी नहीं हो रही। एग्रीकल्चर भी जो है क्रॉप बाज़ जगह अच्छी है, बाज़ जगह नहीं अच्छी। चावल की क्रॉप अच्छी है, वो जो क्या कहना चाहिए उनकी एक्सपोर्ट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते, लेकिन वो क्योंकि इंडियन चावल कुछ मार्केट से आउट हो गया तो हमने वो मार्केट कैप्चर कर ली। जब उनकी वापसी होगी तो फिर वो रह पाएगी नहीं रह पाएगी, वो भी एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट है राइस की ना, वो एक राइजिंग टेंडेंसी पे है, चलती रहेगी और जो भी उसकी इंक्रीज़ है वो हर साल ग्रेजुअल है। बहुत ज़्यादा कुछ अर्सा पहले 3 बिलियन थी, फिर 4 बिलियन हुई, अब के एक्सपेक्ट करते हैं 30 जून 25 को जो है इंशाल्लाह ये तकरीबन
5 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। और हमारी टेक्सटाइल जो कि माजी में पाकिस्तान की पहचान हुआ करती थी, उसकी ग्रोथ की क्या सूरत हाल है? उसको हमने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करके आईटी या चंद एक सेक्टर्स तक अपनी जो तवज्जो महदूद कर ली है, और वहाँ भी हम कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे। टेक्सटाइल का मसला ये है कि टेक्सटाइल जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। अच्छा। और एनर्जी की कीमत बहुत ज़्यादा है। एप्टिमा और टेक्सटाइल के दीगर लोग जो है बराबर मुतालबा करते हैं कि आप हमें 9 सेंट्स की बिजली दें। पाक रुपीज़ जितने भी 9 सेंट्स के बनते हैं, 25-26 रुपये, उतने की यूनिट बिजली दें तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जबकि ये भी रीजन में सबसे महंगी होगी, क्योंकि बाकी तो 6 और 7 सेंट की बिजली है, हमने 9 सेंट, एक 9 सेंट कहते हैं, तो चले 9 सेंट के ऊपर दें तो यहाँ पर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। और साथ साथ ये कि कॉटन की क्रॉप भी होनी चाहिए। अगर कॉटन की क्रॉप 5-6 मिलियन बेल होती है तो फिर इतना टेक्सटाइल का जो सेक्टर है इतना मजबूत नहीं होगा। मजबूत तब होगा कि आपके पास कॉटन की प्रोडक्शन अपनी हो, अगर बाहर से मंगवाएंगे तो महंगी पड़ेगी। तो ये 9 सेंट्स का वादा या कमिटमेंट आर्मी चीफ ने भी की थी। एक दौरा उन्होंने कोई 1.5-2 साल पहले किया था, एक दौरा उन्होंने भी चंद हफ्ते पहले किया। हाँ, 2 महीने पहले भी आए थे और चंद हफ्ते पहले भी, 2 हफ्ते पहले आए थे। अब उस सिचुएशन में और उनके दूसरे दौरे की सिचुएशन के दरमियान कोई फ़र्क पड़ा? SIFC जो उन्होंने बनाई उसके थ्रू कि आप लोगों के लिए फैसिलिटेशन इस वक्त मिल रही है? देखिए, SIFC जो है बराबर कोशिश कर रही है, मानना पड़ेगा। और वो सबसे ज़्यादा उनका रोल ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको तसल्ली देनी है कि आपके साथ जो वादा होगा पूरा होगा, आपको कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। और वो मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ को जो है उनको क्या कहना चाहिए, एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप जब पाकिस्तान में काम करेंगे आपको कोई मसला नहीं होगा। और लोकल इन्वेस्टर्स पर भी है उनकी नज़र, यानी उनको भी फैसिलिटेट करना है, यानी क्योंकि लोकल इन्वेस्टर ही आपका असल इकोनॉमी को लोकल भी कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए। फ़ॉरेन इन्वेस्टर को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। और अगर मैं चाहूँगा कि हुकूमत और SIFC जो है लोकल इन्वेस्टर को भी सपोर्ट करें, उसको सपोर्ट करेगी, उसको इनकरेज करेगी तो वो लोग और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये 9 सेंट्स वाली बिजली की कीमत की यकीन दहानी करवा कर वो गए, तो करवाई गई है, मुमकिन हो सकेगा? हम समझते हैं कि आइंदा 2 महीने में अराउंड एंड ऑफ जनवरी या फरवरी में जो है हम तवक्को करते हैं कि 9 सेंट्स की बिजली मिलेगी। क्योंकि हुकूमत के जो अभी IPPs के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। उसमें चंद एक IPPs जो लोकल हैं, वो तो जो पुराने हैं वो तो चले मान गए, लेकिन जो रिलेटिवली नए IPPs हैं या फॉरेन IPPs हैं उनके साथ हुकूमत मुज़ाकरात में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो ये जब तक कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू नहीं मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व होगा, ये 9 सेंट तक आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक आपने कहा ना कि कैपेसिटी, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर का, जो जेन्युइन फ़ॉरेन, दो तरह के इन्वेस्टर हैं। एक जेन्युइन फ़ॉरेन इन्वेस्टर है, उसको मैं चाइनीज़ को कहता हूँ, और दूसरे हैं पाकिस्तानी जिन्होंने हांगकांग में जाके अपनी कंपनी कायम कर ली और किसी और को आगे खड़ा कर दिया और पीछे खुद बैठ गए। तो वो हुकूमत के सारा नॉलेज में है कि पीछे कौन कौन है, उनसे बातचीत हो रही है। मेरा ख्याल है कि अभी वो धमकी तो देते हैं कि जी हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। अच्छा। उनका देखिए, अगर तो उन्होंने पाकिस्तान में तिजारत करनी है तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को ज़्यादा गलत बात थोड़ी कर रही है। बिजली होनी चाहिए टेक एंड पे। बिल्कुल। अगर आपने लिया है तो पे करें, जब लिया ही नहीं, बिजली नहीं आई तो फिर किस चीज़ के पैसे देने? वो बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, उन्हें कोई पैसा नहीं देना चाहिए कैपेसिटी चार्ज का। सही। एक आखिरी सवाल ज़ुबैर साहब, कि अब आने वाले जो दिन हैं, चंद महीने या 5-6-8 महीने, जब ये फिस्कल ईयर ख़त्म होगा, एक आम पाकिस्तानी की हालत बेहतर होगी? पाकिस्तान की इकॉनमी आहिस्ता के साथ ग्रो कर रही है? देखिए, मैं आपसे बात, जो हकीकत बात है ना, वो जो कम आमदनी वाला है उसकी ज़िंदगी में इतना अच्छा फ़र्क नहीं आ रहा है। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि बहुत बेहतरी हो जाएगी। वो बेचारा आज 40,000 रुपये ले रहा है, बहुत तीर लगेगा 45,000 कर देंगे, 46,000 तनख्वाह कर देंगे, तो उससे भी उसकी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क नहीं है। बड़ा फ़र्क आएगा उसके घर में बिजली का बिल कम हो। बिजली का बिल आप देखें ना, बिजली का जो बेचारा 40-45,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, उसका भी 15-18,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। वो खाना क्या खाएगा, बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा? बल्कि गरीब ने तो बच्चे को स्कूल से उठा लिया। तो ये सूरत हाल जो है मुल्क में अच्छी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्राइवेट सेक्टर यकीनी तौर पर हमारे मुल्क का एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को बहुत हद तक ऊपर ले जा सकता है, और नई इन्वेस्टमेंट सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर ही लेकर आता है। और कोई भी इंडस्ट्री उस वक्त ग्रो करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस वक्त आती है जब हमारा लोकल इन्वेस्टर का एक भरोसा होता है अपने मुल्क की एसेट्स पर, और वो जब इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो फिर बाहर के इन्वेस्टर्स को भी हम आते देखते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि बैंक्स ने पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को दबाने की कोशिश की, नई नई फीस उन पर आयद की गई,
और अपने टैक्स से बचने के लिए अदालत का सहारा लिया गया। हमने अपने प्रोग्राम में उस सिलसिले में आवाज़ उठाई और प्राइवेट सेक्टर की जो आवाज़ थी उसको पहुँचाया हुक्काम बाला तक, और फिर एक्शन भी हुआ और हमने देखा कि बैंक्स ने अपने उस गलत फैसले को वापस लिया। बड़े बैंक्स की जानिब से फौरी तौर पर ये पैगाम सामने आया कि वो अपनी इस इजाफी फीस को विड्रॉ कर रहे हैं। एक छोटा सा क्लिप मुलाहिजा कीजिएगा किस तरह से ये आवाज़ हमने हुक्काम बाला तक पहुंचाई। बैंक अल-फलाह की जानिब से 15 नवंबर को माहाना फीस आयद की गई। हबीब बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से 18 नवंबर को इजाफी फीस का ऐलान किया गया। मीज़ान बैंक लिमिटेड मुनाफे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, जिसने 1 बिलियन रुपए से ज्यादा रखने वाले अकाउंट्स पर 5% फीस आयद कर दी है। MCB बैंक लिमिटेड ने 5% माहाना फीस तमाम चेकिंग अकाउंट्स जिसमें सेविंग और करंट अकाउंट शामिल है उनसे वसूल की जाएगी। फैसल बैंक की जानिब से भी 5 बिलियन रुपए डिपॉजिट्स पर 5% फीस आयद कर दी गई है। अस्करी बैंक ने 1 बिलियन रुपए पर 5% इजाफी फीस आयद की है। JS बैंक ने 20 दिसंबर 2024 से 20% इजाफी फीस 2 बिलियन या उससे जायद वाले अकाउंट्स पर आयद की है। ये बैंक ज्यादती कर रहे हैं इस किस्म की कि जो एक तो डिपॉजिट को मना कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? डिपॉजिट पहले ही हमारे यहाँ सेविंग्स में बहुत कम है, बैंकों में पैसा आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट आगे होगी और लोगों को कर्ज मिलेंगे। बैंक अपनी कोताहियों और अपनी गलतियों का जो जुर्माना है वो कस्टमर से जो डिपॉजिट रखे हैं, मेनली बड़े डिपॉजिट जिनके हैं, उनसे 5 से 6% एवरेज तकरीबन वो चार्ज करने का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये सूरत हाल रही। अब उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ बैंक्स बल्कि हुकूमत भी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेगी और आने वाले दिनों में हमारे मुल्क की इकॉनमी फलेगी फूलेगी। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।